Hello everyone, welcome to all of you on Concept and Numericals, and today is our new session of numericals, and in this session we are going to take some numericals from atomic physics. Okay, and I don't need to tell this that atomic physics is very important subject in CSI and NET physical science, in GATE physics examination. देयर आर सो मेनी फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में ही एटॉमिक फिजिक्स का काफी अच्छा रोल है. ठीक है, एंड ये सब्जेक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी सब्जेक्ट है, तो मैंने सबसे पहले इसे ही स्टार्ट किया है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स से. एंड यस, लेट मी क्लियर यू, थ्रू दिस चैनल we will try to cover all the syllabus of atomic physics or any other subject that we will going to take. Okay, थ्रू द न्यूमेरिकल्स ओनली. ओके, हम मतलब इस चैनल पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स लेंगे, और मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू थ्योरी को समझेंगे. ठीक है, थ्योरी वैसे मैं ये मान के चल रही हूँ कि प्रैक्टिस सेशन है, तो थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, yes, one more important thing, because today is our first lecture of atomic physics, so I have just filtered some very important question of very first topic of atomic physics, that is Bohr atomic model. यही हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक फिजिक्स का. तो मैंने इसी के लिए आज के जो न्यूमेरिकल सेशन है, इसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को फिल्टर किया है, एंड I will make sure that will help you in your exams. So just come and join me. So this is your first question. According to it, what is given? Energy of hydrogen atom is given to you minus 13.6 electron volt. Okay? And what we need to calculate? Energy, ground state energy of positronium. That means EGS of positronium. Okay? So what is first we need to understand what is positronium atom. So friends, we know that positronium atom is made of electron. Okay, and it is just आप ऐसे बोल सकते हो कि हाइड्रोजन एटम ही होता है, उसमें आप क्या करो, प्रोटॉन को किससे रिप्लेस कर दो, पॉजिट्रॉन से रिप्लेस कर दो. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. ठीक है, तो पॉजिट्रोनियम जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन से मिलकर बना है. तो पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के एटम हमें गिवन होते हैं तो हम रिड्यूस मास कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, me अपॉन me प्लस me, दैट मीन्स हाफ ऑफ me. ओके, सो दिस इज द रिड्यूस मास ऑफ पॉजिट्रॉन. अब एक फॉर्मूला है जिसे हमारे को यूज करना है. ठीक है, फॉर एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम के लिए, कि ये रिलेटेड फॉर्मूला है आपका एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन से. ठीक है, अगर आपको हाइड्रोजन एनर्जी पता है एंड एटॉमिक नंबर पता है और रिड्यूस मास आप कैलकुलेट कर ही लोगे, इन तीनों चीजों को यूज करके हम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, फॉर दिस वी यूज दिस फॉर्मूला ENH multiply Z square, okay, and multiply K, where K is what? Reduced mass factor. Okay, तो बेसिकली आप इसे लर्न भी कर सकते हो कि पॉजिट्रोनियम का जो रिड्यूस मास फैक्टर होता है वो हाफ होता है, बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है पॉजिट्रोनियम से रिलेटेड. तो ये बेटर होगा कि हम इसे थोड़ा सा लर्न कर लें कि हाँ, पॉजिट्रोनियम का जो रिड्यूस मास फैक्टर होता है वो हाफ होता है. एंड यस, एटॉमिक नंबर कि हम, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम है इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा. ठीक है, अब सिंपली जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, इट इज 1, इट इज हाफ, एंड इट विल बी 6.8 minus 6.8 electron volt. Okay, so your option number B is correct. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. यस, इन ऑप्शन में आपको प्लस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, जो कि प्लस नहीं होगा, आपका नेगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारे स्पीड भी रखनी पड़ेगी, एग्जाम में भी हमें स्पीड रखनी होती है. ठीक है, यहाँ पे हम स्पीड रखेंगे अच्छे से, प्रैक्टिस सेशन है. ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स. Find the angular momentum of electron in Bohr's hydrogen atom. Okay,
हुज एनर्जी इज गिवन। आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। एंड इसमें एनर्जी दे रखी है बोर्स हाइड्रोजन एटम की 3 पॉइंट हाउ मच इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट L. So what is the formula of angular momentum in Bohr atomic model? We know that it is NH cut and H upon 2 pi. अब ये चीजें तो कांस्टेंट है, ठीक है, इससे तो हमारे को मतलब नहीं है, हमें किस चीज से मतलब है, n की वैल्यू से। सो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n एंड हाउ डू वी नो फ्रेंड्स, if we have the energy formula easily we can calculate. Okay, what is the energy formula for hydrogen? We know that it is -13.6 Z square upon n square. Okay, and for hydrogen Z is 1, so it is -13.6 upon n square. Just make it equal. यहां से अब हम n स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कितनी कैलकुलेट होके आएगी फ्रेंड्स, इट इज -13.6 डिवाइड बाय -3.4, -2 माइनस कैंसिल, इट विल बी 4, सो n विल बी प्लस माइनस, योर n विल बी प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे तो हमारे को प्लस माइनस से मतलब नहीं है, n की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास 2। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, L की वैल्यू आ जाएगी 2h अपॉन 2 पाई, 2 to 2 cancel, it is h upon pi. So your option, it is given in your option h upon pi. Okay, hope this numerical is clear to you. Simply वैसे तो कुछ था ही नहीं इस न्यूमेरिकल में, हमारे को तो L कैलकुलेट करना था, L का फॉर्मूला हमारे को पता है, और फिर उस फॉर्मूले में n की नीड है, इसलिए हमने एनर्जी को यूज करके क्या कैलकुलेट कर लिया, n कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू थर्ड क्वेश्चन, question number 3rd. Yes, in third question again discussion about positonium atom. ये question भी आपका positonium से related है, इसमें आपको सब कुछ बता दिया है कि positonium atom जो है वो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है, इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, सारी डिटेल आपको दे दी है। एंड यू नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी, you need to calculate velocity of positonium atom. So friends, we know that in case of reduced mass velocity remain unchanged. अब यहाँ पे भी हम reduced mass लेंगे, लेकिन velocity जो है वो reduced mass पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए आपका जो velocity होगा, जो जितना हाइड्रोजन का है उतना ही पॉजिट्रोनियम का होगा, ठीक है। सो इनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। एंड हाइड्रोजन की वेलोसिटी कितनी है, वी नो दैट Z by n it is 1 by n multiply 2.18 10⁻6 meter per second. Okay, here n value is 1, so answer will be 2.18 into 10⁻6 meter per second. ओके, तो ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है कि रिड्यूस मास से एनर्जी अफेक्ट होती है, रेडियस अफेक्ट होता है, बट वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड। ओके, यस। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर ही लेती हूँ, न्यूमेरिकल नहीं, जस्ट टॉपिक, कि रिड्यूस मास पे क्या क्या चीजें और किस तरह से अफेक्ट करती है। रिड्यूस मास की अगर हम बात करें, जब भी आपके पास कोई फाइनाइट मास का एटम हो तो उसके लिए हम पहले रिड्यूस मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एंड रिड्यूस मास से हम फैक्टर निकाल लेंगे, दैट इज के। ओके, अब के की वैल्यू जैसे मैंने आपको बता दिया, पॉजिट्रोनियम के लिए तो हाफ होती है, म्यूऑन के लिए ये 186 होती है। तो कुछ के लिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम में इजीली यूज कर सको इसे, ठीक है। यस, अब हम एक बार देख लेते हैं कि एनर्जी कैसे अफेक्ट होती है। ओके, तो एनर्जी जो है रिड्यूस मास के लिए उसका फॉर्मूला बन जाएगा ENH मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। ओके, मतलब कि रिड्यूस मास अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और ये तो हमें पता ही है कि मास के साथ एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसलिए के इसकी मल्टीप्लीकेशन में। एंड रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस की बात करें रिड्यूस मास के लिए, तो ये हो जाएगा अपने पास RNH अपॉन ZK। ओके, रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास होता है, इसलिए उसका फैक्टर जो है
डिवाइड में आया है, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको हाइड्रोजन के बारे में नॉलेज है तो आप किसी भी एटम का कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर को यूज करके एंड रिड्यूस मास फैक्टर को यूज करके। नेक्स्ट, वेवलेंथ, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स लाइक रेडियस, ओके, लाइक दिस। जो भी आपका वेवलेंथ है, इसमें एटॉमिक नंबर नहीं आएगा, जो भी आपका वेवलेंथ है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, के फैक्टर से, तो वो रिड्यूस मास की वेवलेंथ कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। एंड वेलोसिटी जो रहता है वो आपका अनचेंज्ड रहता है, वेलोसिटी को कोई मास अफेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो अनचेंज्ड रहती है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स हमारे बहुत हेल्पफुल हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ओके। सो कैन वी मूव टू नेक्स्ट? यस, so let's move to next question, and our next question is, energy of Bohr orbit is given by, your given energy is of a Bohr orbit minus b upon n square. This energy is given to you minus b upon n square, okay. And what you need to calculate, where b value is also given 2.179 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ जूल। एनर्जी तो गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू, दिस इज third orbit, n is equals to 3, n is equals to 2, third orbit to second orbit, okay. How do we use, how do we solve? We know that frequency of radiation is E is equals to delta H nu, okay, and you can say, I mean H delta nu, H nu 2 minus nu 1, okay. और इसको हम दूसरी तरह से फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो डेल्टा न्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा E अपॉन H, ओके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, सेपरेशन से मिल रही है। तो एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे को पता है, एनर्जी इज इक्वल टू -13 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट्स गो, नॉट 13, माइनस बी अपॉन एन स्क्वायर। सो बी इज 2.179 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर वी आर टॉकिंग अबाउट 3 to 2, so we will not take only one n, it will be like 2 is 1 upon this formula, you know, okay, -13 point, like जो भी एनर्जी है यहाँ पे आपका ऑर्बिटल का डिफरेंस मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ n स्क्वायर ना लेके 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर लेंगे, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, ओके, simply it will be 1/4 minus 1/9 and LCM is 36, it will be 5/36 minus 2.17 10⁻⁻18, 5/36, and after solving this, if we solve by dividing 36, it is coming out 0.3026 into 10⁻⁻18, okay, yes, 0.3026 10⁻⁻18. Now next what we do? We need to calculate delta nu, frequency of radiation. So we just divide by h, and h value is 6.63 10⁻⁻34 joule per second. Okay, sorry, joule second, not joule per second, joule second. And after solving this, you just check your answer, calculate it very carefully, and you will find your answer, that is option number B, 4.57 into 10⁻⁻14. Okay, after solving this, simple just mathematics है यहाँ। इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एनर्जी हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला हम इस तरह से यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ रेडिएशन, एंड 2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर करके, ठीक है। एंड एनर्जी मिल गई तो फ्रीक्वेंसी तो बहुत इजी है, डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट एंड वी विल गेट दिस,
सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो ये आप हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, next question is, this is your next question in which it is given that there is a photon emission by hydrogen atom in direct transition from 10th state to ground state। okay, इस तरह से कोई फोटोन है जो आपका डायरेक्ट ट्रांजिशन कर रहा है 10th टू ग्राउंड स्टेट में, एंड व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड। रिकॉइल स्पीड, ओके, रिकॉइल स्पीड तो हमारे को पता है स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है p/m, v इज इक्वल टू p/m। p इज मोमेंटम, ओके, मोमेंटम बाय मास। ओके, मास, किसका मास लेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन कर रहा है तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम मतलब ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो हम मास भी हाइड्रोजन एटम का लेंगे। ठीक है, अब मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करें। मोमेंटम फोटोन के केस में हमारे को पता है क्या होता है, फोटोन के केस में E/c। ओके, दिस इज द मोमेंटम E/c। तो अब हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, एनर्जी। अगर एनर्जी होगी तो मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा तो इजीली वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम एनर्जी देख लेते हैं कि एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज होप यू आर गेटिंग हियर। सो एनर्जी इज, व्हाट इज द फॉर्मूला, -13.6 1/n2 square minus 1/n1 square। okay, so here n2 is 1, ground state means 1, minus 1/100, 10 square is 100, and after solving this it is -13.6 into 100 minus 1 is 99/100। this is the energy formula। okay, and after solving this just simply multiply and divide by 100 and we will get what it is, what is the value of this 13.5 electron volt। sorry, this formula is for electron volt। okay, जब भी हम माइनस ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं -13.6 अगर मैं रख रही हूँ इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा एंड ये निकल के आ रहा है आपके पास 15 आप जस्ट कैलकुलेट करके देख लेना 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग हियर दिस मल्टीप्लाई इट इज 15 yes, you can do this। 15.4 electron volt we are getting energy, then what will be the momentum, simply energy upon speed of light, that is 15.4 electron volt divided by 3 into 10 raised to power 8। okay, and after solving this it is इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी नो दैट 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे 3 into 10 raised to power 8, एंड इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर, शायद नीचे विजिबल ना हो। ओके, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो सिंपल अब तो कैलकुलेशन रह गई है, कैलकुलेशन करके हम अपना ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मोमेंटम इज कमिंग आउट 7.2 into 10 raised to power minus 2 approximately kg meter per second। अब मोमेंटम तक ही हमारा काम नहीं है, हमारा काम है रिकॉइल स्पीड कैलकुलेट करना। सो व्हाट वी डू, जस्ट सिंपली डिवाइड बाय this 7.2 into 10 raised to power minus 2 divided by mass of hydrogen, that is 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg। it is kg meter per second। okay, and after solving this surely you will get your answer, that is 4.31 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन मैं नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन आपको पता है अगर एग्जाम है, हम ऑनलाइन एग्जाम है तो वहाँ पे कैलकुलेटर भी होगा, वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे इतना फोकस नहीं करना हमें किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, रिकॉइल स्पीड की बात चल रही थी, स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन मोमेंटम से p/m होता है।
तो इसलिए हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया पहले, मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी कैलकुलेट करी। तो आप देख रहे हो एक ही क्वेश्चन में हमें एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ गया, मोमेंटम एंड वेलोसिटी, तीनों ही रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, in this question you have given that kinetic energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Kinetic energy is given to you 13.6 electron volt, and what we need to calculate? We need to calculate potential energy. Okay, when kinetic energy is given to you, can you calculate potential energy for hydrogen atom? Yes, we can easily calculate because we know total energy for hydrogen atom. For ground state it is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये तो पहले से पता है हमारे को कि टोटल एनर्जी है जो ग्राउंड स्टेट की माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वी नो दैट टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो सिंपली इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जनरली गेट में आते हैं, ठीक है। 13.6 प्लस potential energy. Okay, so potential energy will be what? Minus 13.6 minus 13.6, मतलब just double, and it will be your option number 13, 27, 27. It will be okay 27.2 electron volt. This is your potential energy. This is your potential energy. You can check your option. I think it is option number B. Okay, so B is the answer. Hope you are enjoying the session. Shall we move next? Okay, so this is our next question. So this is our next question. In this, what we need to calculate? Yes, calculate the wavelength for the given hydrogen atom फॉर बामर्स एट्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज। एट्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज का क्या मतलब है, पहले तो हमें ये देखना है कि बामर सीरीज में क्या होता है। बामर सीरीज का मतलब ये है कि फाइनल स्टेट जो NF है उसकी वैल्यू फिक्स है 2। ओके, यस, फाइनल की वैल्यू फिक्स है 2। अब इसमें ट्रांजिशन कहीं से भी 2 से अबव कहीं से भी पॉसिबल हो सकते हैं। 3, 4, 5, 6 मीन्स जो इनिशियल स्टेट हो सकती है वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एट्थ लाइन का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स, जस्ट कंसीडर विच इज द एट्थ ट्रांजिशन। 3 इज द फर्स्ट, 4 इज सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। सो 10 इज द एट्थ ट्रांजिशन। अगर एट्थ लाइन की हम बात करें तो हमारे को इनिशियल स्टेट क्या लेनी पड़ेगी, 10। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है एट्थ लाइन वेवलेंथ ऑफ एट्थ लाइन। ओके, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे को पता है क्या? यस, वी नो द फॉर्मूला, दैट इज वेवलेंथ फॉर्मूला इज 1/λ इज इक्वल टू सिंपल माइनस, अगर हाइड्रोजन एटम की ही बात चल रही है यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट माइनस 13.6 ले सकती हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। एंड माइनस 13.6 and this will be what 1/n final square minus n initial square, so 1/10 square minus, sorry, final is 2 for Balmer series, 2 square minus 1/10 square. Okay, and this will come in electron volt. अब ये 1/λ की वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हम इसे जूल में कन्वर्ट करके फिर हम लैम्डा की वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको जूल में डायरेक्ट देखना चाहते हो तो हम इससे भी कर सकते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट R इनफाइनाइट Z स्क्वायर, so 1/4 minus 1/100, LCM will be 100, and after solving this 1/λ is equal to 0.26 into 10⁻⁷. ओके, आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा 0.26 into 10⁻⁷. and in last what we need to do, just inverse for wavelength it will be 1/0.26 here 10⁻⁻⁷. okay, and answer will be 3.84 into 10⁻⁷ मीटर, क्योंकि अब तो हम इसे जूल में कन्वर्ट कर चुके हैं तो ये मीटर में आंसर आएगा, ठीक है।
3.84 into 10⁻⁻7। अगेन आई एम टेलिंग यू, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो तो आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में इजीली कैलकुलेटर यूज करना होता है, ओके। तो ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Actually, this Bohr atomic model questions are important for GATE exam, okay? अब इसके आगे जो हम लेंगे ज़ीमान इफेक्ट, फाइन स्ट्रक्चर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे CSIR नेट, जो कि अब आने ही वाला है, तो उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच फाइंड द ratio of minimum to maximum wavelength radiated by electron of Bohr's atomic model, Bohr's hydrogen atom, okay। मिनिमम लैम्डा मिनिमम से आपको लैम्डा मैक्सिमम जो वेवलेंथ है रेडिएशन की, उसमें मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, उन दोनों का रेशियो चेक करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, अब हम लैम्डा मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इसके लिए पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि लैम्डा मिनिमम कब मिलता है, लैम्डा मैक्सिमम कब मिलता है। सो डू यू नो दिस थिंग? यस फ्रेंड्स, वी नो इजीली, वी कैन सी फॉर, अब जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ट्रांजिशन में आपका ये होता है कि ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है क्वेश्चन में। ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कहाँ से पॉसिबल है, n=2 से लेके 3 से भी पॉसिबल है, 4 से भी पॉसिबल है, इसी तरह से इनफाइनाइट लेवल से पॉसिबल है। तो कहीं से भी ट्रांजिशन हो सकता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, बट विच इज द मैक्सिमम ट्रांजिशन, विच इज द मिनिमम ट्रांजिशन वेवलेंथ, ये हमारे को देखना है। तो हमारे पास वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, तो वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ कि आप देख सकते हो कि n=2, n=2, क्योंकि वेवलेंथ जो होता है अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से चेक करो तो ये कुछ इस तरह से निकल के आता है, 1/λ = -13.6, 1/n फाइनल स्क्वायर -1/n इनिशियल स्क्वायर, ओके। इसका मतलब जो लैम्डा होता है जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी, इनफाइनाइट, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उस केस में लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। और जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, वो ट्रांजिशन यहाँ पे सबसे ज्यादा आप ऐसे देख सकते हो कि जो वेवलेंथ है वो एनर्जी की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जिस केस में n की वैल्यू ज्यादा है वहां पे क्या हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, ओके। सो वी कैन यस, लेट मी मेक दिस क्लियर। सो इस क्वेश्चन को अगर हम एक बार फिर से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, एंड ट्रांजिशंस पॉसिबल है। आपको पता है ग्राउंड स्टेट के लिए कोई भी लेवल पॉसिबल है, लाइक n=2 भी पॉसिबल है, n=3 भी, इस तरह से n=∞ भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम फॉर्मल रिलेशन देखते हैं वेवलेंथ और n की वैल्यू में, तो वो क्या होता है, r इनफाइनाइट z² 1/n फाइनल स्क्वायर -1/n इनिशियल स्क्वायर, ओके। तो ये तो रिलेशन है हमारे पास, एक मिनट, यस। अब ये रिलेशन है, अब यहाँ से मैं चेक करूँ, हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, इसका मतलब n फाइनल तो फिक्स है 1। अब n इनिशियल पे देखते हैं कि कैसे वेरी करता है। लेट्स जस्ट चेक, इफ आई टेक n इनिशियल इंफिनिटी, अगर मैं इंफिनिटी ले लेती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/∞ 0, सो इट विल बी लाइक 1/λ मैक्सिमम वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस 1 में से जब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1/λ मैक्सिमम होगा, इसका मतलब लैम्डा क्या होगा, मिनिमम, ओके। ये चीज है कि अगर जब तक इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगर इन्फिनिटी हो जाता है n की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम। तो हमारे बस ये ध्यान रखना है कि n=∞ पे वेवलेंथ जो होती है वो मिनिमम होती है। नाउ कैन यू थिंक किस वैल्यू पे वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, यस, जिसमें से जिस भी वैल्यू पे ये पूरा फैक्टर सबसे कम रिजल्ट देगा, वो वैल्यू क्या होगी, 2, सबसे मिनिमम। सो 2² पे इसका जो भी वैल्यू आएगी वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब इस केस में n=2 पे आपका वेवलेंथ जो होगा वो मैक्सिमम होगा। सो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ मिनिमम, व्हाट इज वेवलेंथ मैक्सिमम, ओके। लेट्स कैलकुलेट वेवलेंथ मिनिमम की अगर हम बात करें तो 1/λ
लैम्डा इज इक्वल टू, मिनिमम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब n इज इक्वल टू इंफिनिटी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, एंड फॉर 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा -13.6 1 minus 1 by 4, that is 4 minus 3 by 4. Okay, so just divide लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम देखना है, तो यहाँ से अगर हम लैम्डा मिनिमम से लैम्डा मैक्सिमम का रेशो देख लेते हैं, तो आप एक बार ऐसे कर लो, तो इस तरह से ये निकल के आएगा लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिन इज इक्वल टू 13.6 से 13.6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, तो लैम्डा मिनिमम टू मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3/4. दिस इज आवर आंसर. यस, सो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू यू. यस, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लैम्डा मिनिमम एंड मैक्सिमम का क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद तो ये बहुत ईजी है. सो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is your next question. In this question, the electronic energy level in a hydrogen atom are given by energy En is equal to -13.6. En is given to you -13.6 upon n square electron volt. Okay, if a selective excitation to the n is equal to 100 level is to be made by using a laser of maximum allowed frequency line the maximum allowed frequency line width of the laser. इसका मतलब आपको n is equal to 100 दिया हुआ है कि भाई 100 से ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो आप मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, और आप ये भी बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट करो. तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आई मीन फ्रेंड्स, डायरेक्टली वी कैन यूज दैट. यस, that is 2r infinite c upon nq. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन भी बोलते हैं इसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू 100 से आप इसे अलाउ करवा रहे हो ट्रांजिशन को, तो ये कितनी बार आपका जो है ट्रांजिट होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो सिंपली जस्ट पुट इन द फॉर्मूला. कई बार ऐसे भी दे देते हैं कि 100 से लेके आपका 99 में कर रहा है, तो फिर कितना होगा. उस केस में आपको हमेशा ग्रेटर वैल्यू ऑफ n चूज करनी है इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए. ओके, यस, सो 2 वी नो दैट Rydberg कांस्टेंट 1.09 into 10 is to power 7 divide 3 into 10 is to power 8. Okay, and it will be 100 cube. 100 cube means it's just it becomes 6 times. Yes, now simply multiply 6 multiply 1.09, 6.54. now solve the power. 8 plus 7 is 15, 15 minus 6 is 9, so it is plus 9. okay, so 6.54 गीगाहर्ट्ज बोल सकते हो आप इसे, या फिर बोल सकते हो 6.54 into 10 is to power 9 हर्ट्ज. ओके, सो हम ये भी बोल सकते हैं 6.54 गीगाहर्ट्ज. ओके, so this is all about Bohr's atomic model. I hope I have considered all possible numericals. इसमें इसी तरह के numericals बनते हैं जिनमें हमारे को इस तरह फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. And if I find any other type of numerical, surely I will discuss that. Okay, so for the time being, thank you so much.